हेलो फ्रेंड्स, कल हमने टॉपिक किया था युग्मक जनन के बारे में। यह गृह विज्ञान की प्रथम वर्ष का टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे युग्मक जनन जो है, उसमें मैंने आपको 2 पार्ट्स बताए थे। फर्स्ट आता है सुकृत जनन और सेकंड आता है अंड जनन। ये दोनों जनन मिलकर क्या कहलाते हैं? युग्मक जनन कहलाते हैं। तो हमने सुकृत जनन के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे अंडजनन के बारे में, जिसको कि अंग्रेजी में ओजेनेसिस कहा जाता है। अंडजनन क्या प्रक्रिया है? ओजेनेसिस क्या प्रक्रिया है? यह मादा के अंडाशय में जो अंडा बनने की जो क्रिया होती है, उसको ओजेनेसिस क्रिया कहा जाता है। यानी कि मादा के जो अंडाशय होता है, जिसमें उसमें अंडों का जो निर्माण होता है, उस क्रिया को, अंडे जो बनते हैं, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? ओजेनेसिस क्रिया कही जाती है। इसमें स्तरित करने वाली जो जनन एपिथेलियम जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं से अंडाणु बनने की प्रक्रिया को ही अंडजनन कहा जाता है। स्तरित करने वाली एपिथेलियम कोशिकाओं में अंडाणुओं का निर्माण करने की क्रिया कहलाती है। ये जो क्रिया होती है, अंडजनन की जो क्रिया होती है, वह 1 महीने में, यानी कि इस क्रिया के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान जो अंडाणु का निर्माण होता है, वह केवल 1 महीने में एक ही परिपक्व अंडाणु प्राप्त होता है। यानी कि एक ही परिपक्व अंडाणु बनता है। बाकी के जो अंडे अंडजनन के दौरान जो अंडों का निर्माण होता है, वह बहुत से अंडों का होता है, लेकिन उसमें से केवल एक ही परिपक्व अंडाणु होता है, जो कि हमारे आगे के प्रोसेस के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए काम में लिया जाता है। तो इस अंडाणु को मैच्योर जो वैक्यूम जो हमारे पास बनता है, वह जो है वह केवल 1 महीने में एक ही हमें प्राप्त होता है। और ये जो क्रिया है, वह 40 से 45 तक की एज की औरतों में ही हो पाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है, वह मादा के, यानी कि जब लड़की मादा जब माँ के गर्भ में होती है, तब ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। यानी कि ओगेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया मादा के गर्भ में, जब मादा अपनी माँ के गर्भ में होती है, तब ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। यानी कि ग्रोथ की कंडीशन, ये डायग्राम मैंने बताया कि इस ग्रोथ की जो ग्रोथ फेज जो होता है, यहाँ तक की जो प्रक्रिया होती है, वह गर्भावस्था में ही शुरू हो जाती है। लेकिन जब लड़की 11-12 साल की होती है, तब उनमें ये आगे का प्रोसेस शुरू होता है। यानी कि जो इनकी परिपक्व अवस्था आती है, मैच्योरेशन जो फेस बनता है, ये जो फेस की जो अवस्था होती है, यह अवस्था 11 से 12 साल के बच्चों के उम्र बाद के बच्चों में यह होनी शुरू हो जाती है, जिसके द्वारा हमें एक मैच्योर वैक्यूम प्राप्त होता है। अब जिस तरीके से सुकृत जनन में हमने पढ़ा था कि उसमें इस प्रोसेस को 3 भागों में बांटा गया है, वैसे ही इसमें भी, अंडजनन में भी इस प्रोसेस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गुणन प्रावस्था, सेकंड वृद्धि प्रावस्था, थर्ड है परिपक्वन
प्रावस्था। ये जो परिपक्व प्रावस्था है वह भी आगे चल के दो भागों में डिवाइड होती है, यानी कि परिपक्वन की जो अवस्था होती है वह भी, इनका भी जो विभाजन है दो तरह में होता है, यानी कि दो भागों में होता है, क्योंकि प्रथम परिपक्वन विभाजन और विभाजन, ये दो तरह का विभाजन होता है। ये जो चीज है देखिए, मैं इसको आपको डायग्राम के माध्यम से इस चीज को समझाती हूँ। गुणन जो प्रावस्था है, यानी कि हमारी है मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी कि ये जो यहाँ तक की जो डायग्राम है, ये जो प्रोसेस है वह क्या कहलाता है, हमारा गुणन प्रावस्था। यानी कि इसके दौरान जो हमारा प्राइमरी जर्म सेल है, ये जो सेल है यानी कि प्रथम जनन कोशिका जो होती है, ये सेल क्या होती है दो भागों में, यानी कि इनका क्या होता है, यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, इनका जो भी विभाजन होगा वह क्या होगा, एक जैसा होगा। समसूत्री का मतलब क्या होता है, एक जैसा विभाजन, समान रूप से इनका विभाजन होता है। यानी कि इनसे जो नई कोशिका बन रही है वह, उनमें जो गुणसूत्र जो होते हैं वह समान मात्रा में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट प्राइमरी जो सेल होता है, जर्म सेल होता है, उससे आगे दो नए सेल बनते हैं। उन्हीं से आगे वापस प्रत्येक सेल से वापस दो सेलों का ग्रुप तैयार होता है, यानी कि दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह किस कारण होता है, समसूत्री विभाजन के कारण, यानी कि इनका यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि इनकी जो संख्या है वह क्या हो जाती है, दो गुनी हो जाती है, यानी कि इनकी संख्या आगे से आगे दो गुना के रूप में बढ़ती जाती है। फिर आगे जो आता है वह है हमारी ग्रोथ फेज, यानी कि अगला जो चरण आएगा वह क्या होते हैं, वृद्धि प्रावस्था जिसे कहा जाता है। इसके अंदर जो हमारा जो लिया है हमने, वह ऑर्गेनियम यानी कि जो अंडाणु है, कोशिका जो है वह क्या करती है, आगे के दो नए सेलों का उत्पादन करती है और इन्हीं सेलों से आगे इनके दो के ग्रुप बनते जाते हैं, जिससे कि नए सेल बनते हैं। इन सेलों को, यानी कि ये जितनी भी कोशिका होती है, यह सारी कोशिका मिलकर क्या बना देती है, एक गुच्छा बना लेती है। इन गुच्छे, ये जो गुच्छा तैयार होता है उसको क्या कहा जाता है, पुटिका कहा जाता है। इन पुटिकाओं के माध्यम से ही कोशिका तैयार होती है। अब इन कोशिकाओं से क्या बनता है, आगे की ग्रोथ फेज अवस्था आती है, यानी कि हमारी वृद्धि प्रावस्था। इस प्रावस्था यानी कि ग्रोथ फेज के दौरान क्या होता है, जो सेल है, समसूत्री विभाजन में जो सेल प्राप्त होते हैं वह सेल क्या करते हैं, अपने आसपास से क्या करते हैं, पोषक तत्वों को एकत्रित करते हैं। जितने भी पोषक तत्व ये एकत्रित करते हैं, उन पोषक तत्वों को यह क्या करते हैं, सेल्स ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते ही जैसे इनको पोषक तत्व मिलेंगे, ग्रहण करते हैं, तो इनका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्या मिला, इनको पोषक तत्व मिले। पोषक तत्व ग्रहण करने से क्या होता है, इनका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे कि इनको क्या, जैसे कि जिस तरीके से हमको भोजन मिलता है, हमें एनर्जी आती है, हमारा शरीर वृद्धि करता है, मोटापा बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से पोषक तत्व ग्रहण करने से इनका आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये जो सेल कहलाता है वह क्या कहलाता है, प्राइमरी ओसाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राइमरी ओसाइट, यानी कि प्राथमिक जो कोशिका होती है, यानी कि अंडक जो होता है वह कहलाता है। अब इस प्राइमरी अंडक यानी कि ग्रोथ फेज यहाँ पे समाप्त हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की जो प्रावस्था होती है वह कहलाती है परिपक्वन प्रावस्था, यानी कि मैच्योरेशन फेज, यानी कि इस ग्रोथ, जब मल्टीप्लिकेशन फेज से ग्रोथ फेज आता है, ग्रोथ फेज से मैच्योरिटी फेज आता है, यानी कि इसमें आकर, इस फेज में आकर, इस प्रावस्था में आकर
क्या होता है, जो अंडाणु है वह क्या हो जाता है, होने लगता है, परिपक्व होने लगता है, यानी कि आगे की क्रिया के लिए वह धीरे धीरे मैच्योर होने लग जाता है। तो इस दौरान जो हमारा प्राइमरी ओसाइट है उससे आगे बढ़कर क्या मिलता है, हमें दो नए हमें ओसाइट प्राप्त होते हैं, जो कि जिसमें कि क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा यहाँ पे, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पे कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है जिससे कि गुणसूत्र क्या रहते हैं, समान रहते हैं, गुणसूत्र समान। लेकिन यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होने से गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि एक जो सेल है उससे क्या आगे दो नए सेलों का विभाजन होता है, लेकिन कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिसके दौरान की जो गुणसूत्र होते हैं वह क्या रह जाते हैं, दोनों में आधे आधे हो जाते हैं, यानी कि बट जाते हैं। यानी कि अब जो इस सेल में जो गुणसूत्र थे उनसे ये जो गुणसूत्र, इनमें जो सेल्स में जो गुणसूत्र होंगे वह क्या होंगे, आधे होंगे, यानी कि उनसे कम मात्रा में होंगे, क्योंकि ये जो सेल से दो नए सेलों का उत्पन्न हो, उन दोनों में वह गुणसूत्र क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। अब जो प्राइमरी ओसाइट था उससे वापस एक बड़ा और एक छोटा हमें सेल प्राप्त होता है। जो फर्स्ट जो बड़ा आकार का सेल होता है उसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी ओसाइट कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ओसाइट हमें प्राप्त होता है। और जो छोटी संरचना के रूप में हमें प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाता है, यानी कि प्रथम ध्रुव काय कहा जाता है। यानी कि जो छोटी आकार का जो हमें दिख रहा है वह क्या कहलाएगा, प्रथम ध्रुव काय कहलाएगा, यानी कि फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाता है। और जो बड़ा आकार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वह क्या कहलाता है, सेकेंडरी ओसाइट, यानी कि फर्स्ट से दो सेल्स हमें प्राप्त होते हैं, सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी प्राप्त होता है। अब आगे ये जो प्रोसेस चल रहा है, यानी कि यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन से जो प्रोसेस शुरू हुआ है वह प्रोसेस क्या कहलाता है, मैच्योरेशन फेज कहलाता है, यानी कि परिपक्वन प्रावस्था कहलाती है। ये जो परिपक्वन प्रावस्था है, यानी कि इसमें जो वैक्यूम है वह क्या हो जाता है, परिपक्व होने लग जाता है, यानी कि मैच्योर होने लग जाता है, जिसमें दो विभाजन होते हैं, प्रथम परिपक्व विभाजन और द्वितीय परिपक्व विभाजन। अब देखिए जो हमें सेकेंडरी सेल ओसाइट मिला है उससे वापस आगे हमें दो तरह के, कौन से, दो तरह के विभाजन होते हैं। ये जो प्राइमरी ओसाइट मिला उससे सेकेंडरी ओसाइट मिला, और सेकेंडरी ओसाइट से हमें वापस दो तरह के सेल्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये जो बड़ा जो सेल हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि बड़ी जो आकृति आपको दिखाई दे रही है वह क्या कहलाती है, मैच्योर ओवम कहलाती है, यानी कि जो परिपक्व जो अंडाणु जिसे कहा जाता है वह कौन सा होगा, बड़ी आकृति वाला। ठीक है, और छोटी आकृति वाला जो संरचना आपको सेल दिखाई दे रहा है वह सेकंड पोलर बॉडी कहलाता है, यानी कि द्वितीय ध्रुव काय कहलाता है। इसी तरीके से कई बार होता है फर्स्ट पोलर भी क्या करता है, फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वह भी कई बार अपने छोटे छोटे अनेक बॉडी बना लेते, पोलर बॉडी बना लेते हैं, लेकिन ये जो पोलर बॉडी होते हैं ये क्या कर लेते हैं, धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि इन छोटे पोलर बॉडी का आगे कुछ भी उपयोग नहीं होता है, जिस कारण से ये धीरे धीरे समय अनुसार ये क्या हो जाते हैं, नष्ट होते रहते हैं। लेकिन विभाजन के बाद इनसे ये कई बार बन भी जाते हैं और कई बार नहीं भी बनते हैं। लेकिन प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बनता है, सेकेंडरी ओसाइट से वापस द्वितीय विभाजन होता है। ये क्या था हमारा, प्रथम परिपक्वन विभाजन। ठीक है, और ये कहलाती है सिचुएशन द्वितीय
परिपक्वन विभाजन। ओके, ये जो थी प्रथम परिपक्वन विभाजन थी, जिसमें कि 2 सेल प्राप्त हुए थे, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट प्राप्त हुआ। लेकिन जब आगे द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है, सेकेंडरी जब मैच्योर विभाजन होता है, उसमें क्या होता है, वापस हमें दो अलग अलग संरचनाओं में सेल्स मिलते हैं, जो एक बड़ी और एक छोटी मिलती है। जिसमें जो बड़ा सेल होता है वह क्या कहलाता है, मैच्योर ओव्यूम कहलाता है, यानी कि जो परिपक्व अंडाणु जिसे हम कहते हैं वह सेल प्राप्त होता है, परिपक्व अंडाणु प्राप्त होता है और साथ में सेकंड पोलर बॉडी भी प्राप्त होता है। ये जो छोटे वाली संरचना यानी कि सेकंड जो पोलर बॉडी होते हैं वह क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे समय के अनुसार अनुपयोगी होने के कारण धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो मैच्योर ओवम होता है, यानी कि ये जो आपको बड़ी संरचना मिलती है, परिपक्व जो अंडाणु होता है, वह आगे फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। यानी कि इसका उपयोग कब होता है, जब शुक्राणु यानी कि शुक्र जनन के दौरान जो शुक्राणु का निर्माण होता है, वह शुक्राणु जब अंडजनन के द्वारा परिपक्व अंडाणु प्राप्त होता है, उसके साथ क्रिया करता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है, उसके दौरान इस अंडाणु का उपयोग लिया जाता है, जिससे कि नए संतान की उत्पत्ति यानी कि नए शिशु की, नए मानव की उत्पत्ति होती है। आज के लिए इतना ही। आज हमने अंडजनन कोशिका के बारे में पढ़ा है, यानी कि अंडजनन क्या होता है, इसके कितने फेस होते हैं, यानी कि यह कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इस प्रोसेस को पूरा हमने बताया और किस तरीके से हमें परिपक्व अंडाणु प्राप्त होता है और इस परिपक्व अंडाणु का क्या उपयोग किया जाता है। यानी कि ये जो परिपक्व अंडाणु होता है, जब शुक्राणु से मिलता है तब नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।